पर विराजमान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र रावत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिन्होंने ही मुझे यहाँ आने के लिए आग्रह भी किया, प्रेरित भी किया, बाध्य भी किया। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा गंगवाल जी, मेजर जनरल एएस रावत जी, निवर्तमान महापौर सुनील उनियाल जी, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष श्री विजय जी, पद्मश्री आरके जैन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान जी, अभी मंच संचालन कर रहे डॉक्टर पुरोहित जी, और छात्र जीवन से हमारे मित्र और वरिष्ठ रहे मयंक गुप्ता जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाई, आज हम जिस अवसर पर और जिस स्थान पर एकत्र हैं वो अपने आप में बहुत सारे संकेतों को निहित करता है। जनरल बिपिन रावत जी के विषय में आप सभी लोग जानते होंगे। मुझे थोड़ा उनके साथ व्यक्तिगत बातचीत के बहुत अवसर मिले, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का भी सदस्य था, और तब वो आते थे, और चूंकि वो सीडीएस थे तो हर चीज में कोई अगर तीखा प्रश्न होता था तो मानी बात है, सेना की तरफ से या डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बैठा है वही उसका सही और सटीक जवाब देंगे। और वैसे वो डिफेंस कमेटी इसलिए भी चर्चा में रहती थी क्योंकि श्री राहुल गांधी जी भी उसी डिफेंस कमेटी में सदस्य थे, मतलब हैं अभी भी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न, और जरूरत पड़ने में ऐसा नहीं है कि जो आप प्रिपेयर करके आए हैं उत्तर वही प्रश्न आएंगे। तो मैंने देखा कि बिपिन रावत जी के पास संपूर्ण विषयों का इतना ज्ञान ऑफ हैंड था कि जैसे एजेंडा मीटिंग का तय है, अब एजेंडा का बियॉन्ड कोई क्वेश्चन कर लिया गया। अभी थोड़ी देर पहले साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही थी तो मैं बता रहा था कि अचानक मतलब चूंकि कमेटी के अंदर की बातों के कोई डिटेल बताना उचित नहीं है, और कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें साइबर सिक्योरिटी का डिटेल चाहिए, चाइना स्पेसिफिक हमें क्या क्या चीज चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग आते हैं उत्तर देने के लिए, सचिव या अन्य लोग, वो कहते हैं साहब इस विषय पे हमें समय दिया जाए और हम प्रिपेयर करके बताएंगे। मगर जनरल बिपिन रावत को मैंने देखा कि तुरंत उसका जवाब पूरा डिटेल में देने लगते थे, और फिर एक बार तय हुआ कि वो पूरी भारत की डिफेंस के बारे में किस ढंग से हमारी स्ट्रेटेजिक तैयारियां हैं उसके विषय में वो बताएंगे। तो मुझे इस बात का आभास हुआ, और फिर उनसे व्यक्तिगत चर्चा भी बहुत बार हुई। तो ये भी एक संयोग देखिए कि वो भारत के पहले सीडीएस थे। अब देखिए जो व्यक्ति पहला हुआ अब उसका स्थान तो अलग हो जाता है। अब हिमालय की में एवरेस्ट की चोटी पे बहुत लोग चढ़े, मगर शेरपा तेन सिंह और हिलरी का जो नाम हो गया फिर वो तो इतिहास में अलग हो गया। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत लोग उस दायित्व का निर्वहन करेंगे, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक विचार था कि तीनों सेनाओं का एक कंबाइंड इक्वेशन, जैसे इसका कई बार आपके मन बात आता है सीडीएस का कार्य क्या है। उदाहरण के लिए कि अगर हेलीकॉप्टर खरीदते हैं तो जरूरत पड़ने पर वो हेलीकॉप्टर आर्मी को भी जरूरत होती है, नेवी को भी जरूरत होती है, एयरफोर्स को भी जरूरत होती है। अब अगर तीनों अलग अलग खरीदे उसकी बजाय इस ढंग की चीजों का एक जगह के ऊपर तय हो जाए और एक जगह पे पूल हो जाए तो वो कार्य बहुत आसान भी हो जाता है। और इसके साथ साथ जो लोग यहाँ डिफेंस से जुड़े उनको पता होगा कि थिएटर कमांड्स अब भारत में बन रहे हैं, जो लगभग दुनिया की हर एडवांस कंट्री जो बड़े देश हैं उनके अंदर वो थिएटर कमांड्स हैं। तो सीडीएस का गठन मैं कह सकता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सबसे बड़े और ऐतिहासिक निर्णयों में से एक था, और उस ऐतिहासिक निर्णय में अग्रणी भूमिका निभाने का अवसर नियति ने बिपिन रावत जी को दिया था। और उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हुए हम ये कह सकते हैं कि तुम गए तब से न सोई एक पल गंगा तुम्हारी, फिर न निकली बाग से हंसते गुलाबों की सवारी। जब तलक जिंदा कलम है हम तुम्हें मरने न देंगे, मौत कितने रंग बदले ढंग बदले हम तुम्हें मरने न देंगे। अब उनका जो प्रमुख भूमिका है वो योद्धा के रूप में है, और यहां हमें विषय भारत की ज्ञान परंपरा। अब पहले यही देख लीजिए भारत की ज्ञान परंपरा, और बहुत से हमारे आज के जमाने में
जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल हैं, वो भारत के बारे में बहुत आक्षेपित करने वाली बातें, भारतीय संस्कृति के बारे में बड़ी बातें करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऐसे फ्रेज हैं जिनसे आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, जैसे लेफ्ट लिबरल। एक दुनिया में कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, जहां बोलने की स्वतंत्रता हो। लेफ्ट कभी लिबरल हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि मैं लेफ्ट लिबरल हूं तो उसका मीनिंग ये होगा कि कोई कहे आई एम ए डिवाउट एथीस्ट, यानी मैं एक भक्त नास्तिक हूं। ये कहना जितना बड़ा विडंबना है उतना ही बड़ा ये कहना कि मैं लेफ्ट लिबरल हूं। अब देखिए वो भारत के विचार के बारे में क्या कहते हैं। भारत में युद्ध और वेस्टर्न कंट्रीज में युद्ध, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और ये मैं दो उदाहरणों के साथ आपको बताता हूं। आप सब ने कर्नल जेम्स टॉड का नाम सुना होगा। उन्होंने बड़ी एक फेमस किताब लिखी, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। भारत के बारे में, भारतीय राजाओं की युद्ध नीति के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी और उन्होंने भारत की बहुत सी मार्शल रेसेस का वर्णन किया, तो भारत की बहुत सी जातियों का, समुदायों का वर्णन किया। तो उनसे एक बार पूछा गया कि साहब आपने भारत के तो बहुत से समुदायों का वर्णन किया है, परंतु मतलब उसमें उन्होंने सिख, राजपूत, जाट, गोरखा, डोगरा, बहुत सारे लोगों के वर्णन किए, लोग इस ढंग से लड़ते थे। उन्होंने कहा आपने उन वर्गों के बारे में क्यों नहीं लिखा जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा इलाका जीता। हुन्स थे, गोत थे, वंडाल्स थे, टर्क्स थे। तो जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया? आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्शल रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द बारबेरिक रेसेस ऑफ द वर्ल्ड। ये अंतर था भारत की सोच और उसमें। और उन्होंने लिखा है कि भारत के जो हिंदू राजा थे, इनके लिए लगता था युद्ध जीने मरने का प्रश्न नहीं होता था। उन्होंने कहा सिर्फ दुनिया में यही एक ऐसी लड़ाई होती थी जिसमें जीतने वाला राजा हारने वाले का सर तन से जुदा नहीं करता था। उन्होंने कहा यहां पे वो हारता था और छोड़ दिया जाता था। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि ऐसा लगता है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ाई लड़ते थे, शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह वो लड़ाई लड़ते थे कि युद्ध और सब अपनी जगह चले गए। ये थी मर्यादा और हमारी युद्ध की सोच।